बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, ये लेक्चर जो है ये आइडियोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस सब्जेक्ट के हवाले से बनाया जा रहा है। और इसका जो प्राइम फोकस है वो ये होगा कि हम इस सब्जेक्ट के अंदर स्मार्ट स्टडी करते हुए ज़्यादा अच्छा स्कोर कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस होगा। इसके अंदर हम सबसे पहले तो कोर्स आउटलाइन जो है उसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब दोबारा से एक ब्रीफ सी उसको एक लुक दे लेंगे ताकि हमें आइडिया हो कि एक्चुअली कोर्स है क्या। और फिर हमें यह देखना है कि हमें उस कोर्स के अंदर जो गिवन टॉपिक्स हैं उनको स्मार्टली कैसे तैयार करना है। और स्मार्टली आप ये समझ लें कि आपके लिए चीज़ें जो है ना, जो आपका कोर्स है ना, वो आधा रह जाएगा अगर हम इन कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं तो। और फिर जब एग्जाम में हम इसको तैयार किस तरह से करें एग्जाम के लिए, और एग्जाम में इसको किस तरह से प्रेजेंट करें ताकि हमें मैक्सिमम मार्क्स मिल सकें। और इवन अगर हमें एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता तो क्या उसको भी अटेम्प्ट किया जा सकता है। एंड फाइनली हमारा जो जवाब है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए ताकि हमें अच्छा स्कोर हर सवाल के लिए हमें मिल जाए और हम इजीली 4 GP जो है वो स्कोर कर लें। तो ये है बच्चों कोर्स आउटलाइन, जिसमें टोटल 6 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर जो है वो आइडियोलॉजी को डील करता है। इसमें जो पहले 5 टॉपिक्स हैं वो जनरली आइडियोलॉजी को डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन है इसका, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है, और फिर कायदे आज़म अल्लामा इकबाल और सर सैयद के जो आइडियोलॉजी के हवाले से कंट्रीब्यूशंस हैं वो डिस्कस की गई हैं। और फिर 2 टॉपिक्स एक जैसे हैं, वुमेन एंड स्टूडेंट्स का रोल इन पाकिस्तान मूवमेंट। फिर आ जाती है टू नेशन थ्योरी। इसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमने बहुत बार पढ़ी हुई हैं इस लेवल तक, जिसमें उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, पार्टीशन ऑफ बंगाल वगैरह ये चीज़ें हैं। चैप्टर 3 जो है अब यहाँ से शुरू होता है कॉन्स्टिट्यूशन। आइडियोलॉजी पहले 2 चैप्टर्स में है, अगले 4 चैप्टर्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसमें इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, और फिर वो आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स जिन्होंने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प किया, उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है और इस्लामिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और फिर एक जनरल ओवरव्यू भी है कॉन्स्टिट्यूशन की जो डेवलपमेंट है पाकिस्तान में उसके हवाले से। फिर है द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। इनका बेसिक स्ट्रक्चर हमने समझना है। और फिर 18वीं तरमीम के हवाले से है कि 18वीं तरमीम क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। 5वां चैप्टर जो है वो डील करता है राइट्स एंड ड्यूटीज़ को। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं एंड ड्यूटीज़ क्या हैं सिटीजन्स की। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसका मतलब सेम होता है, और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी ये भी इस चैप्टर का हिस्सा है। एंड फाइनली छठा चैप्टर जो है वो ये पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती कैसे है और पाकिस्तान के आइन के अंदर इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स कौन कौन सी हुई है। तो जो आपको मैंने बताया था प्रीवियसली कोर्स आउटलाइन, उसमें 25 तक हमने डिस्कस किया था, और रिसेंटली 26 अमेंडमेंट हुई है, तो आप उसको भी ऐड कर लें। अब आप ये समझें कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अमेंडमेंट है आपके कोर्स के हवाले से। अब हम चलते हैं द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच इज ट्रिक्स टू प्रिपेयर दिस कोर्स। अब देखिए, हम इसको अगेन चैप्टर वाइज डिस्कस करते हैं। पहले चैप्टर का जो पहला हिस्सा है जिसके अंदर बात की गई है आइडियोलॉजी की, इसमें पहले जो 4 टॉपिक्स है ना ये मिलते जुलते हैं। डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी, फिर आइडियोलॉजी का जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है वो, और फिर कायदे आजम और अल्लामा इकबाल की जो इसके हवाले से कंट्रीब्यूशन है, और सर सैयद का भी एक टॉपिक है। यहाँ से एक चीज समझें कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड टू नेशन थ्योरी ये एक ही चीज है, ये दो अलग चीजें नहीं है, ये एक ही चीज है। पाकिस्तान जिस आइडियोलॉजी के तहत बनाया गया था दैट इज टू नेशन थ्योरी, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। और ये आइडियोलॉजी थी क्या?
मतलब हम जस्टिफाई कर रहे हैं पाकिस्तान के वजूद को, और ये बता रहे हैं कि हमारे लिए उस सोसाइटी में रहना मुश्किल था, कि वहाँ पर कल्चरल बैरियर्स थे, हमारा कल्चर जो है वो अलग है, हमारे हीरोज जो उनके हीरोज हैं उनसे बिल्कुल ऑपोजिट है। मतलब पृथ्वीराज चौहान अगर उनका हीरो है तो हमारा हीरो जो है वो गोरी था। इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ चीजें बताई हैं। तो ये जो पहले चार टॉपिक्स है ना, इन चारों के अंदर वो सारी चीजें ही फिट होती हैं। आपको कोई एक क्वेश्चन आता है, आप इन चारों का जवाब लिख सकते हैं। कायद आजम और अल्लामा इकबाल इन दोनों ने पाकिस्तान बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और दोनों ने बताया था कि भाई हमारे कल्चर अलग हैं, हमारी जो है रिलीजन्स अलग हैं, हमारे तौर तरीके जिंदगी गुजारने के अलग हैं, तो इसलिए हमें एक अलग वतन चाहिए। कायद आजम भी वही बातें करते रहे, अल्लामा इकबाल भी वही बातें करते रहे, और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में भी वही बातें लिखी जाएगी। तो आपको कोई एक क्वेश्चन आता है तो आप उसको इन चारों क्वेश्चंस के अंदर फिट कर सकते हैं। एग्जामिनर को इतनी बारीकी से नहीं पता होता, मीन वो इतनी तवज्जो नहीं कर रहा होता कि भाई ये बात जो थी ये अल्लामा इकबाल ने कही थी या ये कायदे आजम ने कही थी। इवन बातें मिलती जुलती हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कायदे आजम पाकिस्तान बनने के बाद फोत हुए थे, और अल्लामा इकबाल जो है वो पाकिस्तान बनने के 9 साल पहले फोत हो गए थे। डिफरेंस आता है सर सैयद अहमद खान का। सर सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी की फाउंडेशंस रखी थी, हमें यही पढ़ाया जाता है। तो सर सैयद अहमद खान किस बात पे, किस बेस पे ये बात करते हैं? वो ये बात करते हैं लिंग्विस्टिक बेसिस पे, कि जब उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी शुरू हुआ 1867 में, तो उन्होंने कहा कि एनफ इज एनफ। अब मुझे नहीं लगता कि ये दोनों नेशंस यहाँ पे ज्यादा अरसा इकट्ठी रह सकेंगी, तो वहां से बर्थ होती है टू नेशंस थियरी की। अब सर सैयद का फर्क इनसे ये है कि सर सैयद अहमद खान की जब डेथ होती है 1898 में, तब तक पाकिस्तान का कोई नाम नहीं होता, और ना ही पाकिस्तान की कोई बात होती है। सर सैयद की जो पूरी लाइफ है, दैट इज फॉर हिज स्ट्रगल फॉर मोर एंड मोर राइट्स ऑफ मुस्लिम्स। वो मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा राइट्स देना चाहते हैं, उनके लिए हुकूमत में शेयर मांगते हैं, उनके लिए जो जॉब्स हैं उनके अंदर शेयर मांगते हैं, जुडिशरी में शेयर मांगते हैं, उनका पॉलिटिकल शेयर जो है वो डिमांड करते हैं। तो सर सैयद की सारी स्ट्रगल यहाँ इस तरह से थी, और उसका जो सोर्स उनको नजर आया वो एजुकेशन थी, कि अगर इनको एजुकेट किया जाए तो इन तमाम स्फेयर्स के अंदर मुस्लिम्स की कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया जा सकता है। जबकि अल्लामा इकबाल जो हैं वो एक पोइट थे, तो उन्होंने पोइट्री के जरिए इन चीज़ों को पोर्ट्रे किया, लेकिन साथ साथ वो एक सियासतदान भी थे, तो उन्होंने जलसे से जुलूसों के अंदर भी ये बातें जो थी की। और कायदे आजम फाउंडर ऑफ पाकिस्तान थे, तो फिर वो इस चीज़ को 1948 तक कैरी करते हैं। तो फर्क आपको पता होना चाहिए, हेडिंग्स का कोई फर्क नहीं है। हेडिंग्स सर सैयद की हेडिंग्स डिफरेंट होगी, बाकी ऊपर चारों टॉपिक्स के अंदर एक जैसी हेडिंग्स ही बनती हैं। फिर है वुमन का रोल एंड स्टूडेंट का रोल इन पाकिस्तान मूवमेंट। अब ये जो दोनों पोर्शंस हैं ये कब एक्टिवेट होते हैं? ये दोनों एक्टिवेट होते हैं 1935 और उसके बाद। उससे पहले तक ना तो वुमन है मुस्लिम लीग के अंदर, और ना ही स्टूडेंट्स की कोई कंट्रीब्यूशन है। और उसके बाद दो इलेक्शंस होते हैं, 1937 वाला और फिर 1945 वाला। इवन 1937 के अंदर भी ये दोनों सेगमेंट्स जो हैं वो एक्टिव नहीं थे। और फिर वहीं से सबक सीखा गया कि भाई अगर हमने अच्छा रिजल्ट लेना है तो हमें इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी जो है वो मेन स्ट्रीम में लाना होगा, और इसके थ्रू फिर लोगों को अवेयर किया जा सकता है। तो पहली बात तो यह है कि आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट नेम्स स्टूडेंट्स के एंड फीमेल्स के, कि जिन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट में हिस्सा लिया था। और फिर कायदे आजम ने दोनों को ही अप्रिशिएट किया था। तो कायदे आजम के जो अप्रिशिएटिंग वर्ड्स हैं वो आप दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, कि मतलब ये एक हेडिंग जो है ये दोनों के अंदर बन सकती है, चाहे वुमेन्स का रोल है चाहे स्टूडेंट्स का रोल, कि कायदे आजम ने इनको जो है वो फ्रंट लाइन सोल्जर्स डिक्लेयर किया था। डोर टू डोर कैंपेन्स 1945 एंड 46 के जो इलेक्शंस थे उसमें स्टूडेंट्स एंड वुमेन इन दोनों ने डोर टू डोर कैंपेन्स की थी, और मुस्लिम लीग का जो पैगाम था उसको घर घर पहुंचाया था, जिससे मुस्लिम लीग की फेम में इजाफा हुआ और मुस्लिम लीग का वोट बैंक बढ़ा था।
और मुस्लिम लीग की जो 45 46 की कामयाबी है उसके पीछे बहुत बड़ा रोल जो था वो स्टूडेंट्स एंड वुमेन का था। तो आप स्टूडेंट्स पे नोट लिख रहे हैं तो तब भी ये हेडिंग बनती है, वुमेन पे लिख रहे हैं तब भी ये हेडिंग बनती है। फिर जलसे जुलूस जो होते थे उसके अंदर भी ये पार्टिसिपेट करते थे, खासतौर पे स्टूडेंट्स तो बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में। और जो वुमेन थी ये सिर्फ लीडर्स ही पार्टिसिपेट करती थी, और हम यहाँ पे लीडर्स की ही बात कर रहे हैं। और जो मुस्लिम लीग के सेशंस होते थे उसके अंदर भी इनकी पार्टिसिपेशन होती थी। और पाकिस्तान बनने के बाद भी इनका रोल जो है वो इम्पोर्टेंट रहा। तो ये 5 हेडिंग्स जो है ना, ये आप दोनों क्वेश्चंस के अंदर लिख सकते हैं। और फिर आपको अगर इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज के, स्टूडेंट लीडर्स के एंड फीमेल्स के नाम याद हैं तो आप उनको इंट्रोडक्शन में पुट करेंगे। यूं आपका कम से कम आधा सवाल जो है वो तो अटेम्प्ट हो गया। ये जो चैप्टर 2 है जिसमें टू नेशंस थियोरी की जो एवोल्यूशन है वो डिस्कस की गई है, इसमें टोटल 6 टॉपिक्स हैं। और ये जो 6 टॉपिक्स है ना, ये आपने इनको मैट्रिक में भी पढ़ा है, आपने इंटर में भी पढ़ा है, तो ये आपके लिए नए नहीं है। और हमारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, उन्होंने इसको उर्दू में पढ़ा होता है और अब उनको समझ नहीं आ रही होती हमने इसको इंग्लिश में कैसे इसको तैयार करना है। तो भाई आपको इंग्लिश में तैयार करने की जरूरत ही क्या है, ये आपका इंग्लिश का पेपर तो नहीं हो रहा, आइडियोलॉजी का पेपर है। तो आपको कंसेप्ट्स होने चाहिए, और कंसेप्ट्स जो है वो आपने कहाँ से लिए मैटर ही नहीं करता। आपने जो उर्दू में पढ़ा था उसी को रिवाइज करें और उसको अपने आसान अल्फाज में इंग्लिश में प्रोड्यूस करने की कोशिश करें, एंड दैट्स ऑल। हेडिंग्स जो हैं उनको अच्छे तरह से याद कर लें, डिटेल्स आपके माइंड में हो तो आप इनको इजीली लिख सकते हैं। ये जो थर्ड पोर्शन है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है, देखें इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्टर सेक्शन है ना, वो आपसे नहीं पूछेगा कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, और इसकी फिर आपको हिस्ट्री का पता होना चाहिए। 3 कॉन्स्टिट्यूशन आए थे और तीनों जो हैं पहले दोनों खत्म हो गए थे, और जो तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सस्टेन कर गया। और फिर उसके अंदर अमेंडमेंट्स होती रही, वो आगे चल के आप पढ़ते हैं तो आपको कुछ जो है ना आइडियाज इस इसके हवाले से वो जरूर होंगे। अच्छा, ये बैक साइड पे ना बिहाइंड द सीन आपको सायरन्स की आवाजें शायद सुनाई दे रही हो। भाई रमजान है, सहरी से पहले ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो सेकंड है ना इसमें आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से लाजमी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसके अंदर है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में पास हुई, और ये पाकिस्तान के जो 3 कॉन्स्टिट्यूशन थे, 56 वाला, 62 वाला और 73 वाला, ये इन तमाम कॉन्स्टिट्यूशंस में शामिल रही। ये उसका प्रिएम्बल थी, लेकिन आप यही समझ लें कि ये उनका हिस्सा रही है। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, 62 का या 73 का, तो हमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आती है तो हम इसको इन तमाम कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर लिख सकते हैं। फिर 56 और 73 का कॉन्स्टिट्यूशन ये दोनों एक जैसे हैं, तकरीबन एक जैसे। और 62 का थोड़ा सा डिफरेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे क्या है, वो है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स और इस्लामिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो भाई जो इस्लामिक प्रोविजंस है ना वो भी सारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा ही है। तो आपसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछ लिया जाए तो आप एक दो बातें बेसिक बता के कि ये पार्लियामानी कॉन्स्टिट्यूशन है और ये एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, बाकी सारी बातें आप यही लिख सकते हैं जो इस्लामिक प्रोविजंस ने आपने याद की है। और इस्लामिक प्रोविजंस में कौन सी बातें याद की हैं, इसमें आधी बातें तो वही हैं जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की हैं। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को याद कर लिया है तो अब आपका इस्लामिक प्रोविजंस वाला क्वेश्चन जो है ये भी आधा तैयार हो गया है। अगर इस्लामिक प्रोविजंस का क्वेश्चन आ जाए या 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स आ जाएं, तो आप वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सारी उठा के वहां पे पुट कर सकते हैं, लेकिन तब आप उसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का नाम नहीं देंगे, तब आप इसको पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का नाम देंगे। चैप्टर नंबर 4 ये डिस्कस करता है स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट को। तो इसके ऊपर मैं आपको एक लेक्चर जो है वो इसी चैनल पे दूंगा।
और कोशिश करूंगा कि चीज़ों को बिल्कुल आसान बना के आपके सामने रख दिया जाए ताकि आपके माइंड में ये पूरा स्ट्रक्चर आ जाए। और फिर है इसके अंदर 18वीं तरमीम। 18वीं तरमीम जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी आपको एक प्रॉपर लेक्चर इस चैनल के ऊपर अगर या तो मौजूद होगा, अगर नहीं मौजूद तो मैं वो आपसे वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह वो आपके एग्जाम से पहले इस चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगा। और फिर है प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है। इसमें दो हाउस होते हैं, एक अपर हाउस है एक लोअर हाउस है। तो जो प्रोसेस अपर हाउस का है वही लोअर हाउस का है। तो हमें किसी एक हाउस के प्रोसेस को समझना है और दूसरे हाउस के प्रोसेस के हवाले से हमें सेम वही चीज़ें जो है ना वो वहाँ पे लिख देनी है। और इसके बाद हैं अमेंडमेंट्स। तो अमेंडमेंट्स वैसे तो 1, 2, 8, 13, 17, 18, 25 एंड 26 ये टोटल 8 बनती है। तो 26 में से अगर हम ये 8 कर लें तो वो इसके बाहर वाली अमेंडमेंट्स को डिस्कस नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ये भी बहुत ज्यादा है तो भाई हम इसको भी शॉर्ट कर सकते हैं। 18 और 26 ये दो तरमीम जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर सेटर जो है, क्योंकि मैं खुद भी पेपर सेटर हूँ, तो उसकी मेंटेलिटी जो है वो यही होती है कि यार वो चीज़ हो जो इम्पोर्टेंट भी हो। तो इन पूरी अमेंडमेंट्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो 18वीं और 26वीं है। 17वीं भी थी और 8वीं और 13वीं भी थी, लेकिन ये थी और 18वीं तरमीम है। तो ये फर्क है इनके अंदर, मतलब वो वो पास्ट हो गया है, लेकिन ये जो है ये करंटली हमारे सिस्टम को रन कर रही है, 18वीं और 26वीं तरमीम। और जो पांचवा चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड, इसके अंदर पहले तो बताया गया है राइट्स के बारे में, आर्टिकल 8 से 28 तक। इसका एक प्रॉपर लेक्चर आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। फिर है जी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, आर्टिकल 29 से 40 तक के जो भी लॉज आपके मुल्क में आने हैं वो कौन सी पॉलिसीज को सामने रखते हुए बनाए जाएंगे, कौन से प्रिंसिपल्स को सामने रखते हुए बनाए जाएंगे। और आर्टिकल 5 जो है वो बताता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सिटीजन। ये बहुत आसान है, हम इनको इजी वर्ड्स के अंदर समझ सकते हैं और इन तीनों के ऊपर भी आपको लेक्चर जो है वो इसी मंथ में इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं। हमने ये देखा कि स्मार्टली किस तरह से इस कोर्स को प्रिपेयर किया जा सकता है। अब हम ये देखेंगे कि हाई स्कोर कैसे लिए जा सकते हैं। देखें, अभी आपने देखा होगा कि लैपटॉप स्कीम भी आ रही है एंड स्कॉलरशिप्स भी आ रहे हैं। तो भाई वहाँ पे जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके स्कोर्स है, कि आपका जो स्कोर है वो 3.3 से अबव होना चाहिए ताकि आप इन चीज़ों के लिए एलिजिबल हो। तो हमें क्योंकि ये एक सब्जेक्ट ऐसा नजर आता है कि जिसके अंदर हम इजीली 4 स्कोर ले सकते हैं, तो हमें लेना चाहिए। ये जो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं ना इनके अंदर हमें हेडिंग्स फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। हेडिंग्स फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए और डिटेल्स का कंसेप्ट हमारे माइंड में होना चाहिए, सिर्फ कंसेप्ट। और आप हेडिंग के बाद रेलिवेंट डिटेल्स, मिलती जुलती डिटेल्स जो है वो अपने अल्फाज में भी लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको सफिशिएंट मार्क्स देता है। फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि नॉर्मली 12 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा होता है और आपने 5 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे 4 क्वेश्चंस बहुत अच्छे अटेम्प्ट करते हैं और उनसे टाइम मैनेज नहीं होता तो एक क्वेश्चन उनका रह जाता है। तो भाई आप 5 क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम बेहतर अटेम्प्ट करें, ये ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप 4 क्वेश्चंस को परफेक्टली अटेम्प्ट करें और पांचवा क्वेश्चन आपका मिस हो जाए। तो टाइम मैनेज करना है, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं। तो भाई अब यहाँ पे बात आती है कि मुझे तो 5 सवाल आते नहीं है, अब मैं क्या करूं। मुझे तो 5 में से 3 आते हैं। तो भाई जो 3 आते हैं वो तो आप लिखें, और जो नहीं आता उसमें भी कुछ कंसेप्ट अगर आपके माइंड में है तो उन कंसेप्ट्स को लेके आप चलें। और यहाँ पर आप ज्यादा हेडिंग्स ना दें, डिटेल ज्यादा लिखें, हेडिंग ज्यादा ना दें। तो एग्जामिनर जो है वो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो डिटेल्स को पढ़ना शुरू कर दे। कोशिश करें रेलिवेंट बातें लिखिए। अब ये नहीं है कि यहाँ पे आप इंडिया और पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के मैच की डिटेल्स लिखना शुरू कर दें।
कोशिश करें आपके माइंड में जो कुछ कंसेप्ट उस चीज के हवाले से आपने लेक्चर दिया होगा, कोई वीडियो देखी होगी, तो उसको वहां पे रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करें, तो बजाय इसके कि आप उसमें 0 नंबर लें, आप 4 5 6 नंबर ले जाएंगे। और एक क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, एक क्वेश्चन का जवाब लिखते हुए कितनी डिटेल्स देनी है। देखिए 12 नंबर का सवाल है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको 12 नंबर मिले तो आपको 12 हेडिंग्स देनी है। अगर आपको 10 नंबर चाहिए तो आपको 10 हेडिंग्स देनी है। एग्जामिनर जो है वो आपके हेडिंग्स के मुताबिक आपको नंबर दे रहा होता है, हेडिंग्स कितनी है और वो ठीक है। अगर ठीक नहीं है तो ऑब्वियसली उसका नंबर कट जाएगा और वो हेडिंग काउंट ही नहीं होगी। तो आइडियल लेंथ कितनी है, वो 12 हेडिंग्स की है, लेकिन कम से कम 10 हेडिंग्स तो आप हर जवाब में देंगे। अब इसके हवाले से मजीद कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप वो पूछ सकते हैं, कमेंट्स में जाएं और हमसे पूछें। आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया और उसके बाद आपने कहा कि उसके कोर्स को कंप्लीट करवाया जाए, तो बहुत सारा कोर्स तो ऑलरेडी अपलोडेड है, और जो रिमेनिंग चीज़ें हैं इंशाल्लाह वो इसी मंथ में उनको भी अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, टेक केयर, बेस्ट विशेस एंड अल्लाह हाफिज।